वेटिंग एरिया में वेट कीजिए, मिस्टर सिंघानिया जल्दी आपसे मिलेंगे, संजय सिंघानिया की रिसेप्शनिस्ट ने कॉल रखते हुए कहा। इस वक्त वो जिस शख्स से बात कर रही थी वो 40 की उम्र के करीब का था, लेकिन उसकी पर्सनालिटी देखकर कोई भी उसे 30 से ज्यादा का नहीं समझता था। उसकी गहरी काली आंखें और हल्के सफेद और काले बाल थे। चेहरे से मैच्योरिटी साफ झलकती थी। उस शख्स ने इत्मीनान से ओके कहा और बड़ी ही शालीनता के साथ वेटिंग एरिया में रखे सोफे के पास जाकर खड़ा हो गया। वो चेहरे से ही एक सभ्य इंसान लगता था और उसकी गहरी आंखें उसके लंबे अनुभवों की कहानी बयां करती थी। उसने वहां जाकर टेबल पर रखी एक बिजनेस मैगजीन उठा ली। उसे देखने लगा जिसके कवर पेज पर उसी की ही फोटो छपी हुई थी। अरे मिस्टर मित्तल, आप यहाँ वेटिंग एरिया में क्या कर रहे हैं? ये जगह आपके लिए नहीं है। एक नौजवान लड़के ने उस शख्स से कहा। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि आशुतोष के बड़े भाई अभिनव मित्तल थे। अभिनव ने उस नौजवान लड़के की तरफ देखा जिसकी आंखें पूरी तरह से नशे में डूबी हुई लग रही थी। वो सिंघानिया एम्पायर का इकलौता वारिस और संजय सिंघानिया का बिगड़ैल नवाब सूरज सिंघानिया था। शराब और सिगरेट उसकी खासियत थी। लोगों का तो ये भी कहना था कि वो ड्रग्स भी लेता था। उस वक्त भी उसके हाथ में जलती हुई एक सिगरेट थी। किसने मिस्टर मित्तल को यहाँ वेटिंग एरिया में बैठने को कहा? किसने? सूरज लगभग चीखता हुआ सा बोला। उसकी चीख पुकार सुनकर कुछ नए एम्प्लॉइज तो बुरी तरह से डर गए थे। वैसे उसके ऑफिस में सभी उससे डरते थे क्योंकि वो काफी एरोगेंट इंसान था। वो ज्यादा बिजनेस पर ध्यान नहीं देता था, बस अपनी अय्याशियों में लगा रहता था। अभिनव ने उसके हाथ से सिगरेट लेते हुए कहा, कभी कभी इंतजार भी कर लेना चाहिए। सुना तो होगा ही ना, सब्र का फल मीठा होता है। और इतना कहकर अभिनव ने उसकी सिगरेट को पास के डस्टबिन में बुझाकर फेंक दिया। उसकी आवाज में एक सुकून सा था। उसकी बातों में वो एक सुलझा हुआ इंसान साबित होता था। सूरज ने अजीब सी पागलों की तरह मुस्कान को अपने होठों पर लाकर कहा, हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप कह रहे हैं तो ऐसे ही होता होगा। तो क्यों ना इंतजार के साथ साथ एक कॉफी भी हो जाए मेरे केबिन में। इतना कहकर वो अपने केबिन की ओर जाने लगा। अभिनव भी उसकी नादानी को देखकर धीरे से मुस्कुरा दिया और उसके साथ हो लिया। वैसे भी उन्हें अच्छी तरह से पता था कि संजय सिंघानिया कहीं व्यस्त नहीं है और उन्हें जानबूझकर वेटिंग एरिया में बिठाया गया था। आशुतोष ने जिस तरह 2 दिन पहले उनके साथ मीटिंग कैंसिल कर दी थी, शायद उस बात से उनके घमंड को चोट पहुंची थी। संजय सिंघानिया उस बात का बदला आशुतोष के बड़े भाई अभिनव से ले रहा था और उसे वेट करवा रहा था। हालांकि अभिनव जैसा समझदार और सुलझे हुए व्यक्ति के लिए ये समझना मुश्किल नहीं था कि उसे इस तरह की बचकानी हरकतों से कोई परेशानी नहीं थी। सूरज और अभिनव चलते हुए उसके केबिन में आए। उसका केबिन काफी बड़ा और लग्जूरियस था। हल्की डार्क रेड थीम और इटालियन मार्बल से सुसज्जित इस ऑफिस में एक शानदार सा सोफा भी रखा था। सूरज अंदर जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया और उसकी मेज के सामने रखे 2 चेयर्स में से एक पर अभिनव भी बैठ गया। उसने मुस्कुराते हुए अपना डेस्क फोन उठाया और कॉफी लाने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए। उसकी अजीब हरकतें देखकर कोई भी बता सकता था वो पक्का ड्रग्स लेता है। उसने अभिनव की तरफ देखा। वो अभी भी काफी शांत था। उसके चेहरे पर परेशानी के कोई भाव नहीं थे। अभिनव ने उसकी तरफ से बातचीत की कोई पहल भी नहीं की थी क्योंकि वो वहां सिर्फ और सिर्फ उस डील के लिए आया था जिसके बारे में आशुतोष से सिंघानिया की मीटिंग होनी थी। लेकिन आशुतोष ने अचानक मीटिंग कैंसिल कर दी थी। जब सूरज सिंघानिया ने देखा कि अभिनव अपनी तरफ से कुछ भी कह नहीं रहे हैं, पहल नहीं कर रहे हैं, तो वो बोल पड़ा, पता है मिस्टर मित्तल, मुझे कभी कभी लगता है कि आपको आपके पिता ने अडॉप्ट किया होगा। मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन कौन बाप अपने छोटे बेटे को अपनी सारी दौलत दे देता है और अपने बड़े और समझदार बेटे को खुद की कंपनी में नौकर की तरह काम करने देता है? सूरज ने अभिनव को ताना देते हुए सब कहा था। वैसे अभिनव को इन सब का पहले से अंदाजा भी था कि जिसके सामने वो बैठा है वो एक नासमझ करोड़पति बच्चा है। इससे ज्यादा सोच की भी उम्मीद नहीं कर सकते। अभिनव बस शांति से उसकी बातें सुन रहा था और तभी ऑफिस बॉय उनके लिए कॉफी लेकर आया। उसने अभिनव की तरफ देखकर उन्हें विश किया। वो इससे पहले भी कई बार सिंघानिया के ऑफिस में आ चुके थे। दोनों को कॉफी देने के बाद ऑफिस बॉय वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सूरज ने फिर बात आगे बढ़ाते हुए कहा, वैसे मुझे लगता है कि मित्तल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक
आपको होना चाहिए था। इतने समझदार हैं आप। जाहिर है आप अगर मालिक होंगे तो। सूरज बस इतना ही बोल पाया और सोचने लगा कि आगे क्या बोले। अभिनव ने उसकी परेशानी को देखते हुए धीरे से अपना कॉफी मग उठाया और एक सिप लेते हुए कहा, मुझे बहुत खुशी हुई जो आप मित्तल इंडस्ट्रीज के बारे में इतना सोचते हो। लेकिन पता है मिस्टर सूरज सिंघानिया, आपके जैसे शुभचिंतकों की वजह से तो मित्तल ग्रुप पिछले 10 सालों से नंबर 1 पोजीशन पे है और आगे भी रहेगा। वैसे मुझे यकीन है इस बार जब फिर से मित्तल ग्रुप को इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड दिया जाएगा तब तुम भी बाहर आओगे। पिछली बार तुम नहीं आए थे तो मुझे बड़ी निराशा हुई थी। इतना कहकर अभिनव अपनी कॉफी का लुत्फ उठाने लगा और सूरज के चेहरे के भाव बदल गए। वो समझ चुका था उसका दाव फिर से उल्टा पड़ चुका है। वहीं समीर किसी जरूरी काम से ऑफिस से बाहर था। वो अपना काम खत्म करके वापस लौट रहा था। उसका उसी मॉल के सामने से गुजरना हुआ। वैसे 2 पल के लिए सही, लेकिन उसकी और शनाया की नजरें आपस में टकराई थी। समीर बचपन से आशुतोष के साथ था और दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनके सर्कल में कभी कोई लड़की नहीं थी। 1-2 फ्रेंड जरूर थी, मगर समीर ने आज तक किसी लड़की को गलत नजर से नहीं देखा था। मॉल के सामने से गुजरते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान थी। समीर जब ऑफिस पहुंचा उसने कुछ फाइल्स रूबी को दे दी और कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हुए बता दिया कि क्या करना है। मिस रूबी, समीर ने जाते हुए पीछे पलट कर पूछा, क्या आज भैया ऑफिस नहीं आए हैं? वो अभिनव के बारे में पूछ रहा था। नहीं, अभिनव सर लेट आएंगे, उनका कॉल आया था। वो आते वक्त सिंघानिया जी के ऑफिस होते हुए आएंगे, रूबी ने समीर को बताया। क्या? सिंघानिया के ऑफिस? हाँ सर, वो कह रहे थे उस दिन वो जो मीटिंग कैंसिल हुई थी उसी के बारे में है, रूबी ने समीर को पूरी जानकारी देते हुए कहा। समीर ने उस दिन की मीटिंग कैंसिल के बारे में सोचा। वो जानता था सिंघानिया इतना शरीफ भी नहीं है कि खुद का ईगो हर्ट होने पर भी इतनी आसानी से दोबारा मिलने के लिए एग्री हो जाए। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और किसी को कॉल किया। कॉल कनेक्ट होते ही कहा, अभिनव भैया सिंघानिया के ऑफिस गए हुए हैं, पता करो क्या स्टेटस है। उनकी मीटिंग अगर सिंघानिया से होती है तो मुझे बताओ। इतना कहकर उसने कॉल रख दिया और थोड़ा सा परेशान होता हुआ वहां से चला गया। अभिनव मित्तल पिछले 2 घंटे से सूरज के केबिन में बैठा हुआ था। यूं कहा जाए कि वो पिछले 2 घंटों से एक नासमझ बच्चे को झेल रहा था। इस बीच सूरज भी 4-5 सिगरेट फूंक चुका था और अगली जलाने की तैयारी में था। मुझे तो लगता है कि दुनिया में आखिरी शरीफ इंसान आप ही बचे हैं मिस्टर मित्तल। मेरा मतलब है कि ना आप सिगरेट पीते हैं, ना शराब, और ना ही आपका नाम किसी कंट्रोवर्सी में आज तक आया है। कैसे जीते हैं आप? सूरज की बेवजह की बातें अब भी जारी थी और अभिनव उनमें से कुछ का जवाब भी बड़ी शालीनता से दे रहा था। तुम्हारी उम्र और तजुर्बे पर मुझे कोई शक नहीं है सूरज, वो दोनों ही काफी कम है। हाँ, पर इस बात की मुझे बेहद खुशी है कि तुम अपने पिता से काफी कुछ सीख रहे हो। अभिनव का इशारा उसकी सिगरेट की तरफ था, जो कि बिना रेस्ट लिए लगातार वो पिए जा रहा था। वैसे सिंघानिया को सिगार का शौक था। बेटा बुरी आदतों के मामले में उससे 4 कदम आगे था। मानना पड़ेगा मिस्टर मित्तल, बातों में आपसे कोई नहीं जीत सकता। कब किस वक्त कौन सा ताना दे देना है, किसे देना है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। सूरज अब थोड़ा चिढ़ने लगा था क्योंकि उसकी हर बात का जवाब अभिनव के पास था। अभिनव को जब लगा कि अब इस बच्चे को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए तो उसने उसकी इस बात का फाइनल जवाब देना बेहतर समझा और कहा, नहीं मिस्टर सूरज सिंघानिया, मैं आपको कोई ताना नहीं मार रहा हूँ। सच्चाई यही है कि आपके पिता एक अच्छे बिजनेसमैन हैं और मुझे लगता है कि आपको उनसे काफी कुछ सीखने मिल सकता है। अगर आपके पिता एक सफल बिजनेसमैन नहीं होते तो मैं यहाँ बैठकर उनकी मीटिंग खत्म होने का इंतजार नहीं कर रहा होता। सूरज ये सब सुनकर शांत रहा। तभी उसके ऑफिस डोर पर किसी ने नॉक किया। यस, उसने वहीं बैठे हुए कहा। ऑफिस डोर ओपन हुआ और वहीं के एक एम्प्लॉय ने अंदर आते हुए कहा, सर, सिंघानिया सर ने मुझे कहा है कि मैं अभिनव सर को इन्फॉर्म कर दूं कि आज वो उनसे नहीं मिल पाएंगे। उनकी एक और अर्जेंट मीटिंग निकल आई है जिसके लिए वो निकल चुके हैं। मैं आपसे माफी चाहूंगा। अभिनव ने उस यंग से लड़की की तरफ देखा और कहा, कोई बात नहीं, जब भी वो वापस आएंगे उन्हें कहना कि वो मेरे ऑफिस में कॉल कर ले। मैं उनसे इस डील के बारे में पर्सनली बात करना चाहूंगा।
उस यंग लड़के ने ओके सर कहा और दोनों को विश करता हुआ वहां से चला गया। अभिनव भी अपनी जगह पर खड़ा हो गया और हाथ बढ़ाकर सूरज से कहा, ओके मिस्टर सूरज, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अभिनव को पता था ये सब नाटक सिंघानिया ने किया था ताकि वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर सके। सूरज भी अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और दोनों ने हैंडशेक किया। राजेश शर्मा दिन भर बैंक के और हॉस्पिटल के कुछ काम निपटाकर जब शाम को घर लौटे तो घर पर आरोही और उसकी माँ दोनों बातें कर रहे थे। उन्होंने अपनी एक स्पेयर की से दरवाजा खोला और अंदर आ गए। उन्हें आरोही और उनकी वाइफ ममता की बातें करने की आवाजें आई तो वो बेडरूम की तरफ बढ़ गए। वो बेडरूम के दरवाजे पर खड़े होकर दोनों की बातें सुनने लगे। मॉम, आपको पता है ना मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहती हूँ, पर ये शादी की बात क्यों? अभी से शादी करके क्या करूंगी मॉम? आरोही अपनी माँ से कह रही थी। वो इस बात से बेखबर थी कि उसकी माँ के पास वक्त कम बचा है। मिसेस शर्मा आरोही की बात सुनकर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगती है। तभी उसका ध्यान बेडरूम की डोर की तरफ जाता है जहां उनके हस्बैंड यानी कि आरोही के पिता खड़े थे। अरे, आप आ गए? ममता ने राजेश की तरफ देखकर कहा। आरोही ने भी देखा कि उसके पिता घर पर आ गए थे। पापा, देखो ना मॉम को, अभी से मेरी शादी की बातें कर रही है। अभी तो मुझे अपना पीजी करना है, उसके बाद मैं अपना खुद का बिजनेस करूंगी। उसके बाद हम एक बड़ा सा घर लेंगे, उसमें बहुत सारी कार होगी। ये सब हो जाएगा, उसके बाद कर लूंगी शादी भी। आरोही बेड से उठती हुई बोली। उसकी बात पर उसके पिता हंस दिए और बोले, ठीक है, मत करो शादी, लेकिन इतना कुछ करने से पहले एक कप चाय तो पिला सकती हो। आरोही ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो खुश हो गई। उसके डैड उसका सपोर्ट कर रहे थे। वैसे उसकी मॉम ने उससे पहले कभी ऐसी बात नहीं की, लेकिन आज ऐसा क्यों कह रही थी वो समझ नहीं पाई। वो खुशी खुशी किचन की तरफ चलती और चाय बनाने लगी। राजेश शर्मा ममता की तरफ बढ़े और बेड के पास आकर बैठ गए। आप भी उसका ही सपोर्ट कर रहे हैं ना, आप जानते हैं ना। इससे पहले कि मिसेस ममता कुछ कह पाती, राजेश शर्मा बोल उठे, लेकिन वो तो ये सब नहीं जानती ना। मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है अपनी बेटी को जीते जी दुल्हन बनाकर विदा करना। ममता ने जब अपने पति की आंखों के कोनों में छोटी सी आंसू की बूंद देखी तो वो समझ गई कि और भी कुछ बात है। अपनी कमजोरी की हालत में वो धीरे से बोली, क्या बात है? अब आप मुझसे बातें भी छुपाने लगेंगे? बताइए, क्या हुआ है? वो कुछ नहीं बोले, बस उनकी तरफ देखने लगे। वो बैंक में आशुतोष का दिया चेक लगाने के बाद हॉस्पिटल गए थे और डॉक्टर से उनकी बात विस्तार से हुई। पिछले कुछ दिनों से उनके साथ जो कुछ भी हो रहा था उसकी वजह से वो पूरी तरह से टूट चुके थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने अपने जीवन में इससे पहले कभी बुरा वक्त नहीं देखा था, लेकिन वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। क्या बात है, क्या सोच रहे हैं आप? बताइए ना, क्या हुआ? परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? उन्होंने अपनी वाइफ की तरफ एक नजर देखा और धीरे से कहा, आज मैं डॉक्टर से मिलने हॉस्पिटल गया था। ऑपरेशन के लिए पैसों की व्यवस्था हो गई है। आशुतोष जी ने बिना किसी सवाल जवाब के पैसे दे दिए ताकि हम ऑपरेशन करवा सके। वो हमारी हर संभव मदद करने के लिए तैयार भी है, मगर डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है। उनका कहना है कि इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाते, मिसेस शर्मा बोल पड़ी, आपसे मैंने पहले भी कहा था, अपने हिस्से की जिंदगी में जी चुकी हूँ। अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि बस मरने से पहले आरोही को दुल्हन बनी देख लूं, मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। और तभी मिस्टर शर्मा और मिसेस शर्मा को बेडरूम के डोर की तरफ से कुछ गिरने की आवाज आती है। वहां आरोही खड़ी थी, उनकी बातें सुन रही थी। उसके हाथ से चाय की ट्रे गिर चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बस एकटक अपनी माँ को देखे जा रही थी। उसने उनकी सारी बातें सुन ली थी।